का भाई लो टेंशन है क्या? काहे का टेंशन? एग्जाम का? बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कभी कभी होता है ना, 4 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, साइंस का एग्जाम 4 दिन बाद होने वाला है, बहुत टेंशन है, कैसे हो पाएगी, कितनी जल्दी तैयार हो पाएगी। पहला एग्जाम तो एमसीक्यू बेस्ड था, अंदाज के टिप कर देते थे, बट अब तो आपको देने वाला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर लिखना ही पड़ेगा, और वो भी एग्जैक्ट। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तो है ही, पर टेंशन को करेंगे खल्लास। यानी साइंस सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक को इस तरह से हम कवर करेंगे वन शॉट लेक्चर के जरिए, जितना भी आपका सिलेबस है वो 4 दिन के अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और हो सकता है 3 से 4 सिंपल पेपर भी हम लगा लें। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत कम है। आपको पता है कि कोविड की वजह से 30% सिलेबस पहले से रिड्यूस थे, उसमें भी टर्म फर्स्ट में आपका 50% ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो इसका मतलब केवल और केवल 35% सिलेबस ही है आपके पास पढ़ने के लिए, और आपके पास टाइम पूरे पूरे 4 दिन है। कैसे करना मैं बताऊंगा ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए। एक एक चैप्टर को पहले वन शॉट कवर करेंगे, फिर इनके एक्सरसाइज करेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और फिर 3 से 4 सिंपल पेपर खल्लास करेंगे, ताकि कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट ना रह जाए, और आपका जो टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 कंप्लीटली गेन होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल, स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत मुश्किल चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में है क्या, ओनली 20%, बिल्कुल ओनली 20% है, बाकी सारी चीजें रिड्यूस्ड है ऑलरेडी। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो सबसे पहले बेसिक हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ेंगे जिसमें कैनेटेशन रहेगा और टेट्रावैलेंसी रहेगी। हाइड्रोकार्बन्स का बेसिक नॉलेज लेंगे, एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे कार्बन के, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और होमोलॉगस सीरीज। केवल इतने ही टॉपिक हैं जो कि इस साल जो आपका सेशन चल रहा है, जिसमें आपका फाइनल टर्म 2 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, केवल इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। इसके बाद एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में जो पूछी जाती है वो ध्यान से सुनना। तो कार्बन इज द 15th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अगर हम बात करें पृथ्वी के अंदर कौन सी चीजें किस मात्रा में पाई जाती हैं, तो उसमें कार्बन का जो नंबर आता है वो आता है 15th नंबर। याद रखेंगे, पूछा जाता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगली बात यहां पर दूसरी चीज आती है कि अगर यूनिवर्स में बात करें, यूनिवर्स में कार्बन का कौन सा नंबर, ये तो बात हमने की थी अर्थ क्रस्ट की। अगर यूनिवर्स की बात करेंगे तो यूनिवर्स में जो कार्बन का जो नंबर आता है वो आता है 4th नंबर। कौन सा आता है? 4th नंबर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कौन सा है? तो फर्स्ट में आपका हाइड्रोजन है, सेकंड में हीलियम है और थर्ड में आपका ऑक्सीजन है, फोर्थ में कार्बन आता है। तो पूछा जा सकता है, जनरल नॉलेज है, आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कार्बन कंस्टिट्यूट इन ओनली 0.02%, सॉरी यहां पर 0.02% अर्थ क्रस्ट। यानी अगर पृथ्वी के अंदर कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है, तो ओनली 0.02%, बहुत कम। किस रूप में रहता है? तो डिफरेंट टाइप के रूप में रहता है, चाहे पेट्रोलियम के रूप में रहता हो, चाहे कार्बोनेट्स के रूप में रहता हो, बाइकार्बोनेट्स के रूप में रहता हो, इस फॉर्म में आपका अवेलेबल है। लेकिन यही चीज अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है 0.03%। यानी टोटल अगर हम कार्बन की परसेंटेज की बात करते हैं 0.05% अवेलेबल है पूरी यूनिवर्स। एटमॉस्फेयर में अवेलेबल किस रूप में? तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में अवेलेबल है। तो ये परसेंटेज भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, बहुत बेसिक चीज है। अगर कार्बन की बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो कार्बन का जो सिंबल है C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 4, यानी जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 रहेंगे और सेकंड सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और जितना उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी भी इसकी 4 है। और इस नेचर की बात करते हैं, नेचर इसका कौन सा है? नॉन मेटल। क्लियर है सारी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था 1 शॉट लेक्चर, कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं, बॉन्डिंग हमारे पास 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है? तो बहुत शॉर्ट में बता देते हैं। एक आयनिक बॉन्ड होता है,
दूसरा आपका कोवैलेंट बॉन्ड जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और तीसरा होता है पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड आपके कोर्स में है नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आयनिक बॉन्ड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। एक्चुअली होता क्या है कि जो कंपाउंड्स आयन से मिलकर बनते हैं, जैसे Na+ आयन है, Cl- आयन है, यानी जो कंपाउंड बन रहा है NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है, यानी क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अब मेरे पास कैपिटल 50,000 है, अगले के पास भी 50,000 है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? 1 लाख रुपीज। तो हम दोनों क्या करते हैं, 50-50% की शेयरिंग कर लेते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह कभी कभी दो एटम्स ऐसे होते हैं जिनके पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है दोनों के पास। अब वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ शेयर कर सकते हैं। तो जब वो शेयर करके कोई भी बॉन्डिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड से जो बॉन्ड बनता है, जो सब्सटेंस बनता है, जो मॉलिक्यूल बनता है, जो कंपाउंड बनता है, उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। क्लियर है ना? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं 3 प्रकार के कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब यदि आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड होगा। यदि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई है तो डबल बॉन्ड हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई है तो इसे ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। तो इस तरह से 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। चलिए थोड़ा सा इनको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की, यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के 2 एटम है और दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1-1 है, लेकिन अगर उनका ड्वेट कंप्लीट करना है, यानी उसका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करना है, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तब दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो क्या करना पड़ेगा? तो दोनों ने क्या कर दिया? 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और जब दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी तो ये बन गया आपका सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड होते ही आपका जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, वो कंप्लीटली बन जाता है। तो चूंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए से हम क्या बोलेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड की। तो मैंने बताया था डबल कोवैलेंट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की। एग्जांपल लिया है हमने ऑक्सीजन गैस का। अब देखो दोनों ऑक्सीजन एटम्स में क्या क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यानी इसका भी अगर देखें तो 2 और 6 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट है, और इसके भी 2 की इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। आप यहां देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इसको हम डबल बॉन्ड से डिनोट करते हैं, तब जाके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन गैस जनरेट होती है। तो चूंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए इसे हम बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट की बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस को लेते हैं। तो नाइट्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 2 और 5, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट से। तो यहाँ पर भी 3 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर भी 3 की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों करते क्या है कि दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। आप देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, तब जाके आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोई भी बॉन्डिंग बनती है तो उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और जो कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर है? चलें आगे चलें। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव अ स्ट्रांग बॉन्ड। यानी जब इस तरह से शेयरिंग होती है तो शेयरिंग आप मान लो इस तरह से है तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होता है? वो वीक होता है, कमजोर होता है। यानी कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो सकते हैं और बॉयल हो सकते हैं। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होने के लिए क्या चाहिए? तो नॉर्मली आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए थे? आयंस चाहिए थे। अब यहाँ पर आयंस तो जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो जब आयंस नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
सिटी। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कोवैलेंसी क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब ये देखो क्या है, मैंने बताया था ना कि वन शॉट लेक्चर में एक एक टॉपिक बड़ी बारीकी से कवर करेंगे। तो कोवैलेंसी जनरली होता क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम फॉर शेयरिंग इट्स नोन कोवैलेंसी। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन एटम की बात की थी, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो कोवैलेंसी 1 हो गई। अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें, कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, 2 इलेक्ट्रॉन की, कोवैलेंसी 2 हो गई। नाइट्रोजन गैस में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कोवैलेंसी 3 हो गई। तो ये होती है कोवैलेंसी। तो ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, इसलिए इसको भी कवर किया। क्लियर हुआ? खल्लास। आगे बढ़ते हैं। भैया टेंशन मत लो, हालांकि मैं टेंशन दिला नहीं रहा हूं, टेंशन खत्म कर रहा हूं। तो यहां पर बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन्स। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। अब कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो 6 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं 2 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। यानी कार्बन को यदि इलेक्ट्रॉन लूज करना है या गेन करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है। बट क्या ये पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा संभव है क्या? देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ इट इज डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। यानी अगर कोई भी कार्बन एटम्स की बात करेंगे तो वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। रीजन क्या है? तो फर्स्ट रीजन ये है कि इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4-, यानी अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो C4- जनरेट करेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसका रीजन ये है कि मान लेते हैं कि आपके पास जो कार्बन एटम है उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। और नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है, पहला रीजन। लेकिन अगर सेकेंड रीजन की बात की जाए तो भैया लूज तो कर सकता है ना, तो बिल्कुल लूज कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो लिखा इट कैन नॉट लूज, यानी लूज भी नहीं कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? बिकॉज अगर मान लेते हैं कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन इसको जो है 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करता है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। भाई एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपके पास प्रोटॉन केवल 6 ही है, 6 प्रोटॉन के बाद एनर्जी है और 4 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत सारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि कार्बन के पास अवेलेबल नहीं होती। इसलिए कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना तो गेन कर सकता है। आज जब गेन नहीं कर सकता, लूज नहीं कर सकता, तो आयंस फॉर्म नहीं होंगे। जब आयंस फॉर्म नहीं होंगे तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। जब आयनिक नहीं बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बनेगा, कोवेलेंट, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है ना? अब यहां पर हमेशा पूछा जाता है व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जो कार्बन होता है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। तो ये रीजन आप वहां पर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है और आपके एग्जाम में आएगा 99.99%। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सो दैट कार्बन ऑलवेज फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स। यही रीजन है जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन्स के। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन्स, अब एलोट्रॉप होता क्या है? तो एक्चुअली आपको पता है कि कार्बन इज ए नॉन मेटल, लेकिन इसके बावजूद भी कार्बन के कई सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो ग्रेफाइट्स के रूप में हो, डायमंड्स के रूप में हो या बकमस्टर फ्लोरीन के रूप में हो, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो भैया ये एलोट्रॉप है क्या? तो सिंपल शब्दों में आपको बताते हैं कार्बन ऑकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, और डिफरेंट फॉर्म को ही हम क्या बोल देते हैं, एलोट्रॉप्स बोल देते हैं। किस किस फॉर्म में है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये डायमंड्स के फॉर्म में मिलता है। तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी जो एलोट्रॉप्स हैं, चाहे वो कार्बन हो, चाहे डायमंड हो, चाहे वो आपका ग्रेफाइट्स हो, चाहे बकमस्टर फ्लोरीन हो, है तो कार्बन एटम ही, लेकिन कार्बन एटम को जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। जैसे यहां पर डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में कार्बन जो है अगले 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है इस तरह से, और फिर ये कार्बन भी अगले 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है इस तरह से। फिर ये वाला कार्बन भी अगले 4 से बॉन्डेड होगा, ये वाला भी अगले 4 से बॉन्डेड होगा, ये वाला भी अगले 4 से बॉन्डेड होगा, ये वाला भी अगले 4 से बॉन्डेड होगा। इस तरह से प्रत्येक कार्बन अगले 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। इसके बाद एक 3D स्ट्रक्चर बनता है और उस 3D स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डायमंड। और चूंकि कार्बन जो है एक साथ 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है, और यही रीजन होता है जिसका जो स्ट्रेंथ है, जो हार्डनेस है, वो सबसे ज्यादा होती है।
क्लियर है। दूसरा होता है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में क्या होता है कि इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर एटम्स। यहां पर क्या होता है कि एक कार्बन अगले 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी उसके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो यहां पर किसी एक कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। इसी तरह अगला जो कार्बन है वो अगले कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, तो इस तरह से होगा। ये वाला कार्बन बॉन्डेड होगा तो इस तरह से बॉन्डेड होगा, इसमें किसी में एक में डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर बनता है वो किसका होता है, वो ग्रेफाइट का होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एलोट्रॉफ है कार्बन का जिसमें सिंगल बॉन्ड भी होता है और डबल बॉन्ड होता है, तो आपका आंसर होगा ग्रेफाइट। क्लियर है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कुछ तरह से हेक्सागोनल, इस तरह से हेक्सागोनल कई सारे मतलब लेयर्स बनाता है, इस तरह से कई सारी लेयर्स बनाता है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टी होती है थोड़ी सी स्लिपरी टाइप की होती है। तो कभी पूछा जाता है कार्बन का ऐसा कौन सा एलोट्रॉप है जो स्लिपरी नेचर का होता है, तो यू कैन से दैट इज ग्रेफाइट। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो ग्रेफाइट होता है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर देखना है आपको कैसा होता है, तो पेंसिल का जो सेंटर पॉइंट होता है दिस वन, ये ग्रेफाइट का होता है। सेल कोई भी है उसका जो मिडिल पॉइंट है दैट इज आल्सो फिर ग्रेफाइट, तो ये होता है, यहाँ से होता है। इसके बाद जो लास्ट एलोट्रॉप है दैट इज बकमस्टर फ्लोरीन, या उसको सिंपली आप फ्लोरीन भी कह सकते हैं। तो फ्लोरीन आर अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइड वाज C60। C60 मतलब क्या होता है, तो 660 मतलब ये होता है कि जब कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं और अटैच होते होते 60 कार्बन एटम आपस में अटैच होकर एक फुटबॉल जैसी संरचना बना देते हैं, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लोरीन। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका C60 अगर कहीं पर आ जाता है, या एक क्वेश्चन अभी आया था लेटेस्ट में, आपको बता देता हूँ, वहां पर लिखा था कि एलोट्रॉप है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 720 है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो ग्रेफाइट है, डायमंड है या फ्लोरीन। तो आपको पता है कि अगर कार्बन का कंस्टिट्यूएंट है और 720 है, तो इसको आप क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। 12 एटॉमिक मास कार्बन का है तो आता है 60। जब C60 आता है तो इसका मतलब दैट इज फ्लोरीन। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये देखो पहला जो एग्जांपल है ये आपका कार्बन का है, एक कार्बन एटम अगले 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। और इसी तरह अगर हम बात करें ग्रेफाइट का, तो एक कार्बन अगले 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि पूछी जाती हैं। उम्मीद है आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर का कार्बन का मतलब होता है वर्सटाइल, वर्सटाइल, वर्सटाइल। तो वर्सटाइल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नेचर जो हर कहीं फिट हो जाता है। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका देता हूं कि जिस तरह से आपने मूवीज देखी होगी, फिल्मों में, तो फिल्मों में एक अनुपम खेर नाम का व्यक्ति, अब अनुपम खेर एक ऐसा एक्टर है, आप उसे किसी भी रोल में रख दीजिए, चाहे विलन में रख दीजिए, चाहे खलनायक में रख दीजिए, चाहे एक्टर में रख दीजिए, चाहे एक्टर का बाप बना दीजिए, चाहे एक्ट्रेस का बाप बना दीजिए, कोई भी रोल आप उसे दे दीजिए, हर रोल में बिल्कुल फिट बैठता है। तो ये उसका वर्सेटाइल नेचर है। तो उसी कार्बन ही होता है जो किसी भी के साथ भी कंबाइन कर सकता है, किसी के साथ भी अटैच हो सकता है और कितने भी कंपाउंड्स बना सकता है। अब इसके रीजन कौन कौन से, तो उसके रीजन पढ़ लेते हैं। पहला रीजन तो है कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कार्बन की एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि किसी अपने साथ भी जुड़ता रहता है। कैसे, जैसे मान लेते हैं ये कार्बन इस कार्बन के साथ, ये कार्बन इसके, 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 यानी आपस में ही ये एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। इसे बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या कैटिनेशन। अब ये जब ये आपस में जुड़ता रहेगा तो कितने भी कंपाउंड्स बना सकता है, पहला नेचर। सेकंड नेचर है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी का मतलब होता है कार्बन एक साथ 4 लोगों से कनेक्ट हो सकता है। ये हाइड्रोजन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो सकता है, ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो सकता है, ये नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो जब एक ही एटम अगले 4 कार्बन 4 अलग अलग एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। तीसरा है आपका टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी जो कार्बन होता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, इसका मतलब नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो ज्यादा फॉर्म करता है। और लास्ट में आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसा नेचर है, एक ऐसा फीचर है कार्बन कंपाउंड्स का जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, यानी नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज सेम, बट द केमिकल फॉर्मूला, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर डिफरेंट।
That's why the properties of the chemical properties are different. Sorry, the chemical properties are same, but the physical properties are different behalf of their nature. क्लियर है? चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइसोमेरिज्म थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। तो क्या है, इफ अ मॉलिकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट टू और मोर स्ट्रक्चर, यानी कोई भी एक मॉलिकुलर फार्मूला मतलब होता है एक कंपाउंड्स की बात करें, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर से वो कितने हैं, दो या दो से अधिक हैं, तो उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, फिनोमिना क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं आइसोमर्स। क्लियर है? और जिसकी वजह से बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है C5H12, तो जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेंटेन। ये पेंटेन है। अब ये तो एक ही है, लेकिन इसके तीन स्ट्रक्चर बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर है, तो इससे हम बोल देते हैं पेंटेन बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं पेंटेन। अब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, बट इसका स्ट्रक्चर अलग है। यहां पर एक ब्रांच निकल रही है, जिसकी वजह से हम इसको बोल देते हैं आइसोपेंटेन बोल देते हैं। यहां पर देखेंगे तो ये आपका मेन चेन है, यहां पर दो ब्रांच निकल रही हैं, तो इसको हम बोल देते हैं नियोपेंटेन। अब देखिए एक ही फॉर्मूला लेकिन तीन स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो जब एक से अधिक स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, यानी एक कंपाउंड ने तीन कंपाउंड्स बना दिए। तो ये भी आप इसका वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो यहाँ पर दो चीजें आपको पता चल रही हैं। एक तो आपको पता चल रही है भैया हाइड्रोजन है, और दूसरा पता चल रही है भैया ये कार्बन है। तो नहीं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको जनरली हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है? दूसरा, अगर कंपाउंड्स की बात करते हैं तो दीज आर द कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? टू कैटेगरीज है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दूसरा अनसैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सैचुरेटेड मतलब होता है सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट, संतृप्त, यानी उसको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं हो, कंप्लीट है। यदि आपने 4 रोटी, आपका कैपेसिटी खाने की 4 रोटी आपने खा ली है, पेट भर गया है, मतलब आप संतुष्ट है, सैचुरेटेड। तो वही चीज यहां पर भी कंपाउंड्स में होता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है। अब CH4 की बात करेंगे तो कार्बन जो है अगले 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। अब यहां पर सॉरी, यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहां पर मैं एग्जांपल दे देता हूं। CH4 है तो कार्बन एटम जो है अगले 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। अब यहां पर बताइए कोई भी नया कंपाउंड या कोई भी नया एटम ज्वाइन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, मतलब इट इज सैचुरेटेड। तो सिंपल शब्दों में पढ़े, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर विथ ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यदि सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब वो क्या है, सैचुरेटेड है। दीज सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स। अगर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे दैट इज नोन एज एल्केन। अगर एल्केन के फॉर्मूले की बात करेंगे, जनरल फॉर्मूले की बात करेंगे, तो वो होता है CnH2n+2। ये होते हैं आपके एल्केन्स, और एल्केन्स कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका डबल बॉन्ड वाला होता है, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। डबल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं एल्कीन्स। क्या बोलते हैं? एल्कीन्स। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइंस। ठीक है, अब दोनों के जनरल फॉर्मूले डिफरेंट हैं। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। तो ये दोनों क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अब अनसैचुरेटेड कैसे होते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मान लेते हैं मेरे पास है C2H4, स्ट्रक्चर बना देता हूं तो कार्बन कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन इस तरह से। अब यहां पर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन्स है। अब यहां पर इसको अगर हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करें, डबल बॉन्ड को तोड़ दें, तो डबल बॉन्ड को अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो सकते हैं। तो जब 2 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं मतलब ये अनसैचुरेटेड है। इसलिए जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आपका एल्कीन्स आएगा और एल्काइंस आएगा। जनरल फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखना। तीनों के जनरल फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। क्लियर है? चलिए खटाखट आगे बढ़ते हैं। होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? होमोलॉगस सीरीज, होमो मतलब होता है सेम, सेम सेम, लॉगस मतलब जो उसमें सीरीज
फंक्शन है, सेम होते हैं, उन्हें बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। कैसे? तो होमोलॉगस सीरीज इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कंपाउंड्स की एक सीरीज है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो सिंपल सी बात है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी। विच द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2, और उनकी जो सीरीज है उसमें CH2 का डिफरेंस होगा। CH2 मीन्स क्या होता है? 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? और अगर इसका डिफरेंस है तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 14 का। तो तीन चीजें याद रखनी है, एक आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, CH2 का डिफरेंस है, और 14 मॉलिक्यूलर मास का भी डिफरेंस रहेगा। अगर हम बात करेंगे उसके जनरल फार्मूले के, तो जनरल फार्मूले भी सेम रहेंगे किसी भी होमोलॉगस सीरीज की। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है और ब्यूटेनॉल है। सब में क्या देखना है कि OH 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 मतलब एल्कोहलिक जो फंक्शनल ग्रुप है वो सब में सेम है। अब CH2 का डिफरेंस है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर देखो CH2 प्लस है, यहाँ पर 2 CH2 है यानी CH2 प्लस है, यहाँ पर 3 CH2 है मतलब CH2 प्लस है। क्लियर है? तो ये आपकी क्या कहलाएगी? होमोलॉगस सीरीज। सेम फंक्शनल ग्रुप, CH2 का डिफरेंस, 14 EMU का डिफरेंस, क्या कहलाएगा? होमोलॉगस सीरीज। ठीक है। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो पहले क्या हो गया कि ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कोहल CnH2n+1OH। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, सॉरी जितने भी होमोलॉगस सीरीज होंगे, सबका सेम जनरल फॉर्मूला होगा। क्लियर है? टू सक्सेसिव मेंबर्स होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय CH2, मैंने जस्ट बताया था कि CH2 का डिफरेंस होगा यानी 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स का। ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सिमिलर होंगी, सेम होंगी। The members of the series have to gradual changes in their physical property, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर रहेंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंजेस होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ कंपाउंड्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे, तो उनके बीच में बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। जब बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीजें क्या होंगी? डिफरेंट होती चली जाएंगी। क्लियर है? तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4, जिसको हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा था क्योंकि बाकी सारी चीजें रिड्यूस थी। क्या क्या रिड्यूस थी? तो उसमें आपका नोमेनक्लेचर बिल्कुल भी पूछा जाने वाला नहीं है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मेथेनॉल और मेथेनोइक एसिड, ये बिल्कुल नहीं पूछे जाने वाले हैं। सॉफ्ट डिटर्जेंट बिल्कुल नहीं पूछा जाने वाला है। क्लीनिंग एक्शन बिल्कुल नहीं पूछा जाने वाला है। तो ये सारी चीजें चूंकि रिड्यूस्ड है तो आपका चैप्टर बचता है 50%, और 50% चैप्टर को हमने बखूबी 1 by 1 सारी चीजों को कंप्लीट किया है। अब अगर आपको लगता है कि आप नए हैं और आपको यहाँ से कुछ फायदा है, अगले 4 दिन तैयारी करने के बाद आपको लगभग सब कुछ आ जाएगा, आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हो जाएगा, तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि 11th और 12th में भी रहेंगे हम आपके साथ। और यहाँ पर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी गलत हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं, निश्चित रूप से तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो फायदेमंद है तो आप दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कुछ स्टडी मटेरियल आपको चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप विजिट कर सकते हैं scientificknowledge.in। ये हमारी खुद की वेबसाइट है, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल सकती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, और करते हैं आपका चैप्टर खल्लास और पूरा करते हैं आपका टारगेट 40 out of 40। थैंक्स अगेन, बाय बाय, टेक केयर।